हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू कारोलिया। बीसीसी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में, जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है। जब आप पुराना सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट में बताया गया था, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते थे उनसे। लेकिन हमारा जो अपडेटेड सिलेबस है, इसमें इन्होंने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और डिटेल में उसको बताया हुआ है कि क्या क्या पोर्शन आना है किस टॉपिक से और क्या क्या नहीं आना है। तो इससे क्या होता है, सिलेबस को पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी होती है। जब हम एमपीपीएससी की पैटर्न की बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम जो होता है 3 फेज़ में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री की बात जब बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल स्टडीज़ का होता है, सेकंड पेपर जो होता है सीसेट का होता है। दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, 200 के, और 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। और सी सेट जो होता है सिविल सर्विसेज वालों के लिए क्वालिफाइंग होता है 40%। लेकिन यदि आप फॉरेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो उसके नंबर जो है उसमें काउंट होते हैं। जब हम इसके अब हम फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ के बारे में हम बात करते हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट पेपर में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, हमारे एमपी का जो भी कल्चर, हिस्ट्री और उसका साहित्य है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे आपसे। फिर भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जो हमारा एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री है, उसकी जो भी घटनाएं, विशेषताएं हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी प्रणाली रही है 19वीं सेंचुरी जो थी हमारी, उसकी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनने जिन्होंने सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, तो ये कब किया गया, किस सन में हुआ, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये सारे आपको तैयार करने होंगे। फिर आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। तो मध्य प्रदेश की भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हमारे वन, वन उपज, जो वनों से हमें उपज मिलती है, वन्य जीवन, नदियाँ, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, जो माउंटेन सीरीज हैं, अमरकंटक, सतपुड़ा, महादेव, ये सारे, इनकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पे हैं, ये आपको पढ़ना होगा। और मध्य प्रदेश की जलवायु, उसके संबंध में आपको देखना होगा। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, हमारे यहाँ के जो भी खनिज संसाधन हैं या जो खदानें हैं, जैसे भारवेली, मलाजखंड, और ये टंगस्टन कहाँ मिलता है, झाबुआ में, झाबुआ किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको सारे देखने होंगे कि किस जगह से क्या उत्पादन होता है खनिज का, और खनिज संसाधन जो जहाँ से प्राप्त होते हैं उनकी लोकेशन क्या है, और कौन सी जगह किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको देखना होगा। फिर मध्य प्रदेश में परिवहन, जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, और परिवहन में और भी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, तो वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फिर विश्व और भारत का भूगोल जब हम बात करें, तो भौतिक भूगोल में भौतिक सुविधाएं और प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संसाधन, विश्व और भारत के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वन, खनिज संसाधन, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे हैं, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इसका सिलेबस मैं आपको लिंक के मैं दे दूंगी वीडियो के साथ, तो आप अच्छे से उसको पढ़ लेना। फिर विश्व के प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, उसके बारे में बात की गई है। कन्वेंशनल के अंतर्गत जो हमारे हाइड्रो पावर, बायोमास, फ्यूल्स वगैरह जो हैं हमारे, वो उनके बारे में आपको देखना होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो है बात करता है मध्य प्रदेश की संवैधानिक प्रणाली के बारे में। तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत हमारे गवर्नर, मंत्री परिषद जो हमारी है, विधानसभा, हमारा हाई कोर्ट, किस आर्टिकल और इसकी संबंधित में जो भी योग्यताएं हैं, और जैसे गवर्नर हुआ, मंत्री परिषद, वो आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। फिर मध्य प्रदेश में पंचायती राज, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की बात करें तो त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय था। इनसे संबंधित जो भी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता थे, वो, और किस आर्टिकल में जो संविधान में इनके बारे में कहा गया है, वो आपको देखना होगा। फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकीय जनगणना और मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, इसमें करंट के भी जो डाटा है, वो सर्वे, वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और मध्य प्रदेश की जो जनसांख्यिकीय या जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, वो आ जाएंगे। मध्य प्रदेश की जब मैं आपको से बात करूं, तो ये जो आपके सारे टॉपिक्स हैं, ये मध्य प्रदेश की किसी भी आप अच्छी बुक को यदि आप उठाते हैं, चाहे वो मुकेश माहेश्वरी की हो या
मुकेश माहेश्वरी की बेस्ट है, और जो पुणेकर की एमसीक्यूज है उसमें भी आपको सारा कुछ जो है आपका प्रीलिम्स का कंप्लीट हो जाता है। फिर भारत की संविधान, सरकार और अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो भी सरकार है, अर्थव्यवस्था, भारत सरकार अधिनियम 1919 टू 1935, जो हमारा संविधान सभा, तो संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक जो रहे हमारे यहाँ के, उनने उनकी जो भी अनुसंधान या संस्थान है और उनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। फिर वर्तमान, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल जो भी घटनाक्रम चल रहा है, या महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है, किसी को कोई उपाधि दी गई है, किसी को कोई पुरस्कार दिया गया है, या किसी की भी डेथ हुई है, या कोई इवेंट जो हुआ है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वो सारे डाटा इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक और सांविधिक, तो मध्य प्रदेश के लिए मैं आपको बोलूंगी कोई भी अच्छी बुक जो है आप उसको प्रेफर करिए। मार्केट में हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी बुक है, जिसमें मेंस की हिसाब से भी उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो वो जो है आपके सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। जब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो जो हमारा सी सेट है उसके अंतर्गत सामान्य जो बुद्धिमत्ता परीक्षण होता है, डिसीजन मेकिंग हुआ, या जो समस्या समाधान, उसके साथ साथ इसमें रीजनिंग, मैथ्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के भी टॉपिक्स को इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें ये सिलेबस के अंतर्गत आप इसको देखेंगे। और कोई भी तालिकाएं, जो फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस है, इसमें हिंदी भाषा की समझ का कौशल 10वीं कक्षा का जो हमारी 10th क्लास है उसके लेवल का इसमें क्वेश्चंस आता है इसी सेट में। तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। जब हम एमपीपीएससी मेंस की सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें भी कई सुधार किए गए, अपडेट किए गए हैं हमारे पुराने सिलेबस से। जैसे वर्ड लिमिट जो है उसको चेंज किया गया है, उसके साथ ही जो सिलेबस के टॉपिक्स को भी चेंज किया गया है, कुछ नए टॉपिक्स को जोड़ा गया है। और जब हम एमपीपीएससी की सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें 6 पेपर्स होते हैं हमारे। जो हमारे 3 पेपर्स होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं, और 2 पेपर्स 200 मार्क्स के, और जो हमारा ऐसे राइटिंग वाला होता है वो 100 मार्क्स का होता है। टाइमिंग की बात करें तो 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, और ऐसे राइटिंग जो हमारा हिंदी निबंध वाला है वो 2 घंटे का पेपर होता है। फिर हम बात करते हैं एमपीपीएससी सिलेबस मेंस पेपर 1 की। जब आप मेंस का पेपर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो हिस्ट्री है हमारी, तो इसमें हिस्ट्री और उसका कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर को शामिल किया गया है। फिर यूनिट 1 जो है वो कहता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में जो हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको शामिल किया गया है। यूनिट 2 में भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, और 11वीं सदी से 18वीं सदी, तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियम के खिलाफ भारतीयों की जो प्रतिक्रियाएं और आंदोलन हुए ब्रिटिशर्स जब थे इंडिया में, उस टाइम पे क्या स्थितियां थी और कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या प्रक्रिया चल रही थी, वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। यूनिट 4 कहता है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश का टॉपिक तो इसका वेटेज इस बार की सिलेबस में काफी ज्यादा है, और उससे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि एमपी का एग्जाम है तो उससे क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं। फिर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की बात की गई है, इसमें जो भी मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, झंडा सत्याग्रह हुए, कौन कौन उसमें शामिल था, और जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में भी आप लोग जान लेगा, आप लोग अच्छे से उसके बारे में पढ़ लेना। फिर यूनिट 5 की बात करें तो वो कहता है मध्य प्रदेश के राजवंश। तो मध्य प्रदेश के राजवंश जो गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर राजवंश है, सिंधिया राजवंश, और भोपाल राज्य में भी जो भी राजवंश है आजादी से पहले तक के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी आपको देखना होगा। तो ये टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर ज्योग्राफी हमारा पार्ट बी की बात करें, भूगोल की, तो भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल जो है हमारा, उसकी विशेषताएं क्या है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं, पर्वत हैं हमारे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, इनके बारे में बात की गई है। फिर प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, वो घटनाएं कौन सी हैं, तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात। भौगोलिक घटनाएं जो होती हैं
उनको कहाँ पे कौन सी घटना हुई है, भूकंप हो, सुनामी हो, ज्वालामुखी, वो आपको देखना होगा। विश्व जलवायु की बात करें तो जलवायु और मौसम, वर्षा की गिरावट और जलवायु क्षेत्रों का वितरण, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव की बात की गई है। और मैं इनसे क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, तो इनको आप प्रॉपर इनके अच्छे नोट्स बनाएं। नोट्स की मैं बात करूं तो आप किसी भी अच्छी कोचिंग के, चाहे वो दृष्टि और आकार हो, उनके नोट्स आप लोग ले सकते हैं। और उसके अलावा बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो बुक्स से भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फिर यूनिट सेकंड की बात करें तो भारत का भूगोल, प्रमुख भौतिक विशेषताएं। भारत के संदर्भ में भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें और हिमनद, प्राकृतिक संसाधन, प्रकार और उनके उपयोग, जल, जंगल, मिट्टी और चट्टानों और खनिजों के बारे में, कहाँ कौन सी चट्टान पाई जाती है और उनसे कौन से खनिज प्राप्त किए जाते हैं, और जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चंस, फूड प्रोसेसिंग जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण है और उससे संबंधित जो भी उद्योग हैं उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड जो है हमारी मध्य प्रदेश की भूगोल के बारे में बात करती है। मध्य प्रदेश की भूगोल के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी उद्योग हैं उनके बारे में, ऊर्जा संसाधन, उनका प्रकार, उनका वितरण और उनका उपयोग क्या है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो कृषि उपज, जो कृषि से जो भी उपज प्राप्त होती है, वन और खनिजों पर आधारित जो भी उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आपदाग्रस्त जनजातियों के विशेष संदर्भ के साथ राज्य की जनजातियां, ये सबसे एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जो ट्राइब्स हैं उनके देवता कौन है, जो उनकी क्षेत्र है, कहाँ कौन किस स्थान पर कौन सी जनजाति निवास करती है, और उनकी जनजातियों से संबंधित जो भी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उनका कल्चर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्राइब्स से बनते हैं। फिर यूनिट 4 जो है जल और आपदा प्रबंधन के बारे में बात करता है। पेयजल की आपूर्ति, पानी की अशुद्धता और गुणवत्ता प्रबंधन के कारक, जल प्रबंधन, भूजल और जल संरक्षण के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं जो होती हैं, आपदा प्रबंधन, जो आपदाएं हैं उनके बारे में, फिर उनका प्रबंधन कैसे करना है, और सामुदायिक नियोजन यूनिट 4 में इनके बारे में बताया गया है। फिर हम यूनिट 5 भूगोल में आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है, तो रिमोट सेंसिंग, तो आधुनिक जो तकनीक है, हमारी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में ये टॉपिक्स है। जीआईएस जो हमारा वैश्विक सूचना प्रणाली, जीआईएस के घटक और इसके अनुप्रयोग, जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस और उसके अनुप्रयोग की मूल अवधारणाएं यहाँ आपको पढ़नी होंगी। फिर एमपीपीएससी का सिलेबस जो मेंस पेपर 2 के लिए, तो पेपर सेकंड जो है सामान्य अध्ययन, संविधान, पॉलिटी, तो संविधान, शासन, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में, भारत का संविधान, इसकी नींव, संविधान की विशेषताएं, बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण संशोधन। तो पॉलिटी की जब बात करती हूँ तो इसके लेक्चर मेरे द्वारा भी बनाए जा रहे हैं, तो वहां से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर वैचारिक तत्व की बात करें तो उद्देश्य, मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी जो हमारे हैं, हमारे जुडिशियल जो है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरलिज्म सेंटर, लोक अदालत जो हमारा पब्लिक कोर्ट या पब्लिक कोर्ट लिटिगेशन, पीआईएल, उसके बारे में। और यूनिट सेकंड बात करती है भारतीय निर्वाचन आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हमारे कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग, यहाँ उनके बारे में बात की गई है। तो ये जो आयोग हैं, ये किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी भूमिका क्या है हमारे संविधान में, वो आपको देखना होगा। फिर यूनिट थर्ड बात करती है सार्वजनिक भागीदारी और स्थानीय सरकार, संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में। तो जवाबदेही और अधिकार, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सामुदायिक आधारित संगठन जो सीबीओ, गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मीडिया और उनकी समस्याओं की भूमिका, जो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सामाजिक, इनके बारे में आपको देखना होगा। यूनिट 4 बात करती है भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं, हमारे जो हमारे थिंकर्स हैं, पहले एथिक्स में, अब इनका एक नया टॉपिक बना के यहाँ पे इसको ऐड किया गया है, भारतीय राजनीतिक विचारक। इसके अंतर्गत जो हमारे कौटिल्य, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में आपको यहाँ
पढ़ना होगा। फिर यूनिट 5 बात करती है प्रशासन और प्रबंधन, इसका अर्थ, प्रकृति और महत्व, अवधारणाएं, शक्ति, प्राधिकरण, जिम्मेदारी और प्रतिनिधिमंडल, संगठन की सिद्धांत क्या है, कदम, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता, सार्वजनिक प्रबंधन के नए आयाम, परिवर्तन और विकास, प्रशासन। ये आपको इसके अंतर्गत देखना होगा। जब आप सिलेबस उठाएंगी तो उसमें विस्तार से इनके बारे में बताया गया है, तो वहां से आप और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर सेकंड पेपर पार्ट बी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की बात करता है। तो भारत में कृषि, उद्योग, सेवाओं के क्षेत्र में मुद्दे और पहल, हमारे भारतीय जो भी उद्योग हैं और जो भी सेवा क्षेत्र हैं, सर्विस सेक्टर हैं, उनके बारे में, भारत में जो हमारी नेशनल इनकम, उनका मापन कैसे होता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा आरबीआई है, उसके साथ ही वाणिज्यिक बैंक जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं, और वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, अच्छी कराधान टैक्सेशन पॉलिसी है जो हमारी, और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, नगद जो हमारा कैश ट्रांजेक्शन होता है, और हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है उसके बारे में बात की गई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, और भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन। ये हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और सेकंड यूनिट जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करती है। तो प्रमुख फसलें, धारण और फसल के पैटर्न जो चलते हैं, हम आप देखेंगे इसके अंदर फसल के पैटर्न जो होते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है। फसलों के उत्पादन और वितरण पर सामाजिक और भौतिक पर्यावरणीय कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, जो भी हमारे मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का क्राइटेरिया क्या है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो आपको देखना होगा। सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान क्या है, मध्य प्रदेश का बुनियादी ढांचा और संसाधन क्या है, यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको ये सब तैयार करना होगा। फिर बात करेंगे हम मानव संसाधन विकास की, यूनिट 3 के बारे में। तो मानव संसाधन और विकास की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, उच्च गुणवत्ता और व्यावसायिक, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की बात की गई है, और बालिका शिक्षा से जुड़े मुद्दे। मानव संसाधन विकास के अंतर्गत जो हमारी शिक्षण प्रणाली है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च गुणवत्ता और व्यवसायिक या चिकित्सा शिक्षा जो है, और बालिका शिक्षा से जुड़े मुद्दों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। निम्नलिखित सामाजिक वर्गों और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, अलग अलग एबल्ड क्लासेस जो हैं, सीनियर सिटीजन, बच्चे, महिलाएं, वंचित वर्ग, विस्थापित समूह जो विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न होते हैं, तो इनके बारे में क्या कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यूनिट 4 की बात करें तो यह कहता है सामाजिक सद्भाव के तत्व, सामाजिक सद्भाव के तत्व, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति जो हमारा इंडियन कल्चर है उसकी विशेषताएं क्या है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की गई है। यूनिट 5 कहता है जनसंख्या जो है हमारी, और उसकी स्वास्थ्य की समस्याएं, जो पॉपुलेशन है और उनसे जो भी डिसीज आती हैं, तो उनके बारे में। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनके बारे में, वो मतलब आपदाग्रस्त कौन सी जनजाति हैं, कौन सी जनजाति हैं जिनका विकास हो रहा है, उनकी जनजातियों में क्या क्या जो है स्थिति उनकी पाई जा रही है, उसके बारे में बात करता है। महिला शिक्षा के बारे में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत आता है, और उसका जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी संरचना, कार्य और कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में इसके अंतर्गत बात की गई है। फिर हमारा जो मेंस का पेपर 3 है जो बात करता है साइंस एंड टेक के बारे में, और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो यूनिट 1 जो है वो साइंस एंड टेक वाला, उसमें बात की गई है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, फ्रैक्शन, वायुमंडलीय दबाव और कार्य इकाइयां और मापन। मतलब कार्य शक्ति और ऊर्जा जो है, ये मात्रक जो है, इनकी इकाइयां क्या है और इनका मापन, इनके बारे में। फिर ध्वनि, तो इसके मात्रक के बारे में क्या ध्वनि की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में। बिजली, विभिन्न प्रकार की सेल और सर्किट, चुंबक, कृत्रिम चुंबक के गुण, तैयारी और उपयोग, प्रकाश, प्रतिबिंब, अपवर्तन, दर्पण और लेंस, छवि निर्माण, हीट, मापने वाला तापमान, थर्मामीटर, हीट का परिवर्तन, ये सब टॉपिक जो है प्रकाश के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर यूनिट 2 बात करती है तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनकी डेफिनेशन, इनकी रासायनिक जो प्रतीक है वो, गुण क्या है इनका, पृथ्वी पर जो है इनकी उपलब्धता,
सामग्री की बात करें तो धातु और अधातु, आवर्त सारणी और आवर्त, परमाणु, परमाणु संरचना के बारे में। फिर यूनिट थर्ड बात करती है सूक्ष्म जीव और जैविक खेती, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, जानवरों और पौधों का। तो इसके बारे में यूनिट थर्ड में बात किया गया है। फिर यूनिट फोर बात करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो भी जनरेशन थी, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, उसके साथ सर्च इंजन कौन से हैं, कौन से वो वायरस और डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। आप कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स में भी उससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, तो और मेंस में भी, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। फिर यूनिट 5 बात करता है संख्या, उसका प्रकार, यूनिट मापन के तरीके, समीकरण और कारक, लाभ हानि, मैथ्स वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे, चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स। फिर यूनिट 6 बात करता है संचारी रोग, रोगों से संबंधित। संचारी रोग जो है हमारा, संचारी रोग, उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो हमारे यहाँ चलाए गए, आयुष का प्राथमिक ज्ञान। यूनिट 7 बात करता है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, मानव जीवन पर विकास का क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, प्रौद्योगिकियों की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो, डीआरडीओ, बार्क जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या श्रीहरिकोटा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी, इनके बारे में भी आपको बहुत विस्तार से देखना होगा कि ये इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 8 के बारे में, जो कहता है कि ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, इनकी डेफिनेशन, इनका अर्थ, उदाहरण और अंतर, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा खरीद, उत्पादन, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रखरखाव, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, वर्तमान परिदृश्य में जब आप देखते हैं कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हमारी जो महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, इन ये सब जो है हमारे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं। फिर यूनिट 9 बात करता है परिभाषा, पर्यावरण की क्षेत्र और आयाम। तो भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि, भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं और चुनौतियां आज देखने को मिलती हैं, वो भी आप इससे संबंधित भी टॉपिक्स जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर यूनिट 10 जो है वो बात करता है भूविज्ञान, भूविज्ञान की परिभाषा और महत्व, पृथ्वी क्रस्ट जो मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, ये पहले इसको अब नया टॉपिक बना दिया गया है, मतलब अलग से टॉपिक बनाया गया है भूविज्ञान जो है हमारा। तो पृथ्वी की जो भी निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो क्रस्ट, मेंटल कोर वाला, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ओरिजिन एंड एज ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम सर्किल स्केल, सॉरी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रॉक डेफिनेशन, रॉक्स इग्नीस, सेडिमेंट्री और मेटाफेरिक रॉक, रॉक के जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में। तो इससे भी जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर मैथ्स का पेपर जो 4 है वो बात करता है इथिक्स के बारे में, जो हमारे थिंकर्स थे। जब हम थिंकर्स की बात करते हैं तो सुकरात, सावित्रीबाई फुले और आचार्य शंकर को इस बार ऐड किया गया है। लास्ट जो हमारा सिलेबस था उसमें नहीं थे ये, इनको अभी ऐड किया गया है। तो जो भी हमारे थिंकर्स हैं, इनके क्या क्या विचार थे, विचारक हैं जो, इनके क्या विचार थे, इनकी क्या क्या कृतियां हैं और इन्होंने क्या सिद्धांत दिए, उन सब के बारे में इसमें बात की गई है। फिर यूनिट 2 है जो बात करता है दृष्टिकोण, योग्यता और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। यूनिट 3 बात करता है मानव आवश्यकताओं और प्रेरणा के बारे में, लोक प्रशासन में नैतिकता की क्या आवश्यकता है और उनके मूल्य क्या हैं उसके बारे में। यूनिट 4 बात करता है जो भ्रष्टाचार, करप्शन के बारे में। और यूनिट 5 बात करता है केस स्टडी, पाठ्यक्रम की सामग्री के आधार पर। केस स्टडी की बात करें तो इसकी वर्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले मतलब अब जो वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड्स कर दी गई है, मतलब 2 केस स्टडी के लिए 500 वर्ड्स की बात की गई है। तो मेंस का जो पेपर 4 है
इसके अंतर्गत आपका इथिक्स और दृष्टिकोण, योग्यता, मानव आवश्यकता, प्रेरणा और भ्रष्टाचार और केस स्टडी को शामिल करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।